हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपके ग्रुप वन के सब्जेक्ट्स हैं उसकी एबीसी एनालिसिस के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एबीसी एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आप ए कैटेगरी के चैप्टर्स एग्जाम में करके जाओगे, बी कैटेगरी के चैप्टर्स आप एग्जाम में देख के जाओगे और सी कैटेगरी के चैप्टर्स आप एग्जाम में छोड़ कर जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एबीसी कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जब आप रिवीजन कर रहे होगे या जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे, तब जब आपका एक माइंडसेट होता है उस टाइम पे आपके माइंडसेट में एक बात बैठी रहेगी कि कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक ए कैटेगरी का चैप्टर है जो कि एग्जाम में पक्का पक्का आने वाला है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जबकि ये बी कैटेगरी का चैप्टर है तो यहां पर अगर मैं सारे क्वेश्चंस ना सॉल्व करके 10 में से अगर 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूं तो भी काम बन जाएगा। और अगर ये सी कैटेगरी का चैप्टर है तो यहां पर मैं सिर्फ रिवीजन करके चले जाऊं, क्वेश्चन ना भी देखूं या ऊपर ऊपर से देख के चले जाऊं, हैंड रिटन प्रैक्टिस ना करूं, तो भी काम चल जाएगा। तो ये माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको हेल्प करता है एबीसी एनालिसिस। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ एबीसी एनालिसिस और मेरे अकॉर्डिंग कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स या फिर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको मैक्सिमम आरओआई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर मैं यहाँ पर बात करूं फटाफट से, तो आपका जो मॉड्यूल नंबर 1 होगा, बुक के अंदर अलग अलग सेगमेंट को इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल का नाम दिया है। तो मॉड्यूल नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका टोटल वेटेज सिर्फ 5 मार्क्स का होता है, अप्रोक्सीमेटली हर अटेम्प्ट में आता भी है ये 5 मार्क्स का, जहां पर आपको इन जनरल इस वाले पोर्शन से सिर्फ एक थ्योरी ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कॉस्ट शीट भी कवर हो रहा है न्यू सिलेबस के अंदर। अगर आप बात करोगे तो ये देखो, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन आपको भी पता है कि कॉस्ट शीट का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो किसी और क्वेश्चन के साथ ये मर्ज होकर आराम से आ जाता है। जैसे कि मान लो रोकफा के साथ आ रहा है तो रिकंसिलिएशन के साथ में कॉस्ट शीट बनाने बोल देगा, या फिर आपका जो वाला चैप्टर है जहां पर आप ये बनाते हो, क्या नाम है, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग के अंदर में भी कॉस्ट शीट का ही सेगमेंट आपको पता है। बैच के अंदर में मोटा मोटा कॉस्ट शीट ही बनानी पड़ती है, पर बैच बेसिस पे बनानी होती है। तो घूम फिर के कॉस्ट शीट जो है वो दूसरे चैप्टर्स के साथ में अपना कॉम्बो बना लेता है। तो कॉम्बो बना लेता है, इसलिए सेपरेट क्वेश्चन कॉस्ट शीट का ही नहीं आता कभी। ठीक है, और अगर आ भी रहा है तो फिर बड़ा क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का। तो फिर ना इसको आप इसके अंदर काउंट मत करना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कॉस्ट शीट को आप इसके अंदर थ्योरी वाला पोर्शन ही काउंट करो और वहां से आप एक थ्योरी का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो विच इज गोइंग टू बी अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, यस बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की, तो नॉट सो इंपॉर्टेंट यूनिट एज अ होल। बेसिक्स बनाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर 3 बड़े बड़े चैप्टर आते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। आपको पता है मोस्टली एग्जाम में ओवरहेड्स का क्वेश्चन आता है। मोस्टली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी ओवरहेड्स का ही क्वेश्चन आ रहा है। अगर लेबर का क्वेश्चन आता है तो लेबर के अंदर वही घिसे पिटे 2 मेथड आते हैं, हाल से रोवन। अगर इंस्टीट्यूट को हाल से रोवन नहीं पूछना है तो टेलर या फिर मैरिक। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट की एक सीक्वेंस है कि या तो हम पूछेंगे ओवरहेड चैप्टर, अगर हम ओवरहेड्स नहीं पूछेंगे तो हम पूछेंगे लेबर चैप्टर। लेबर चैप्टर के अंदर हम क्या पूछेंगे, हाल्स एंड रोवन ही पूछेंगे। अगर हाल्स एंड रोवन नहीं पूछेंगे तो फिर टेलर या मेरिक पूछेंगे। टेलर या मेरिक भी नहीं पूछेंगे अगर, तो स्टोर्स लेजर बनाने बोल देंगे या फिर ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू का टॉपिक पूछ लेंगे। तो दीज आर द थिंग्स जो इंस्टीट्यूट की हैंड पिक्ड है कि यही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के टॉपिक है और यही हम पूछने वाले हैं, जो कि सही भी एक तरीके से अप्रोच। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो मोस्टली आप मान के चलो ओवरहेड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के आता है इस पूरे यूनिट के अंदर। पूरे यूनिट की 15 मार्क्स की वेटेज है। ये सारी एवरेज मार्किंग है जो इंस्टीट्यूट की साइड से प्रोवाइडेड है और हर एग्जाम में हमको देखने को मिलती है। 10 12 15 मार्क्स का आता है ये वाला पूरा यूनिट। ठीक है, तो इसमें से मोस्टली आप मान सकते हो ओवरहेड्स का क्वेश्चन है। अगर ओवरहेड्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ लेबर चैप्टर। लेबर चैप्टर के अंदर आप कुछ चीजें बहुत अच्छे से करोगे, जैसे कि हाल्से एंड रोवन, टेलर एंड मैरिक वाला आपका जो है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। और जो ग्रुप बोनस इंसेंटिव प्लान है ना वो कर लेना, क्योंकि वो वंस इन अ वाइल आता है एग्जाम में। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट मार्क्स देके चला जाता है। अब तो 7 मार्क्स का आएगा न्यू सिलेबस के अंदर आएगा तो आपको डायरेक्टली मार्क्स देके चला जाता है। ठीक है, थर्ड थिंग है बेटा आपकी मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो आपको पता है ईओक्यू है। ठीक है, ईओक्यू, ईओक्यू के अंदर भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू, ये वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये वेरियस स्टॉक लेवल्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है सेकंड टॉप बोलूं तो। और थर्ड टॉप में आपके स्टोर्स लेजर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपकी प्रायोरिटी सीक्वेंस होनी चाहिए। चैप्टर्स के अंदर के भी एबीसी एनालिसिस बता रहा हूं मैं आपको कि ये पर्टिकुलर चैप्टर है, उसके अंदर भी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने जो ग्रीन कलर से हाईलाइट करके रखा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट बन के निकलता है, तो वो आपके ए कैटेगरी में रहेगा इस सिचुएशन में। उसके बाद बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। आपको हमारा नारा पता है, 10 मार्क्स देके जाता है बेटा, मैक्सिमम आरओआई चैप्टर है ये। ठीक है, सीएएस आप पूरा अच्छे से कर लोगे, 10 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे।
फ्री में मिल जाएंगे। तो और क्या चाहिए बताओ, थ्योरी भी आती है इससे और इससे आपका वो वाला प्रोविजन वाला पार्ट भी आता है। तो 10 मार्क्स आपको यहाँ पर फ्री फंड के मिल रहे हैं बेटा। सीएस चैप्टर आप छोड़ ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, कभी कभी 7-8 मार्क्स का भी आता है और एमसीक्यू में अगर एक क्वेश्चन आ गया तो 10 मार्क्स। ओके, तो इस तरीके से अपना 10 मार्क्स का वेटेज पूरा करता है और इंस्टीट्यूट इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं और कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है तो सीएस तो आना ही चाहिए। तो इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू टेस्ट दिस थिंग फ्रॉम अस। ओके, कॉस्ट बुक कीपिंग मतलब आपका इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। इसके अंदर आपको पता है मेजरली 3 चीजें आती है, आपका इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड और रोकफा, ये 3 चीजें आती है। तो देखो यहाँ पर ना 10 मार्क्स का वेटेज कवर्ड है। आपको पता है 10 में से अगर 6-7 अटेम्प्ट की आप बात करोगे रोकफा का क्वेश्चन आता है, रिकंसिलिएशन करने बोलती है इंस्टीट्यूट। अब कुछ कुछ अटेम्प्ट में, जैसे पहले टीचर्स बोलने लग गए थे इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड का तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। अब मैं देख रहा हूँ कुछ अटेम्प्ट से 2 अटेम्प्ट में मैंने देख लिया इंटीग्रेटेड का क्वेश्चन आ रहा है, जर्नल एंट्री पास करने बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट। तो इसलिए जर्नल एंट्री भी आपको नजरअंदाज यहाँ पर नहीं करनी है। पर अगर मैं बात बताऊं पूरे चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो रोकफा ही है और उसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज भी अच्छे से करके जानी है। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला टॉपिक। फिर उसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है तुम्हारे न्यू सिलेबस के अंदर वो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। पक्का एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आएगा, पक्का 7 से 8 मार्क्स एवरेज एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो ऐसे ऐसे टॉपिक को बेटा छोड़ते नहीं है बेटा, इतना इजी टॉपिक है। मंथली बेसिस पे 12-12 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद एक रेट निकालना है, उससे आपको डिवाइड कर देना है, आपको पर आवर रेट मिल जाएगा। होटल इंडस्ट्री याद है ना, बस, स्कूल बस, ये सब, ये वाला बेटा 30 मार्क्स का वेटेज है। 10 मार्क्स तो यही कवर कर लेगा, 2 मार्क्स एमसीक्यू में कवर कर लेगा। ठीक है, और फिर दूसरी बात प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसके क्वेश्चन बनते हैं। प्रोसेस के अंदर ईपीयू का, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का क्वेश्चन बनता है इन जनरल। और इंस्टीट्यूट का मन कर रहा है चलो लड्डू खिलाते हैं बच्चों को, तो अभी पिछला अटेम्प्ट का पेपर उठा के देख लो, लड्डू खिलाया था इंस्टीट्यूट ने प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन में। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट का मन, इफ दे वांट आपको लड्डू भी खिला सकते हैं, भयंकर इजी क्वेश्चन दे सकते हैं जैसे प्रोसेस अकाउंट बनाओ काम खत्म, या फिर ईपीयू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको पता है। ठीक है, बाकी फिर जॉब एंड बैच कॉस्टिंग आप देखते हुए आगे बढ़ोगे, हर अटेम्प्ट में नहीं आता है। फाइनली एक ऐसा यूनिट जिसमें 3 चैप्टर है और तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। 3 चैप्टर है और तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, वो है मार्जिनल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ये तीनों यूनिट आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और तीनों से एक एक क्वेश्चन पक्का आएंगे। 30 मार्क्स आपका ये कवर करता है। 10-10 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे, 7-8 मार्क्स से क्वेश्चन, और बाकी एमसीक्यू में कवर कर लेते हैं इंस्टीट्यूट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार से है आपका एबीसी एनालिसिस की बात करूं तो मैं ये कहता हूं कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे कम मेहनत करके सबसे ज्यादा आरओआई प्रोवाइड करेंगे। उसमें पहले नंबर पे तो मैं सीएएसपी डालूंगा, सबसे कम मेहनत सबसे ज्यादा आरओआई 10 मार्क्स। ठीक है, पहले नंबर पे सीओएस को डालूंगा, दूसरे नंबर पे मैं डालूंगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को, जो कि अगेन कम मेहनत और ज्यादा मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स आपको एवरेज देके जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकल साइड में हो जाता है तो थोड़ा सा बच्चों को टफ लगने लग जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको मैनेजेबल मानो तो अगेन इट्स अ बी कैटेगरी चैप्टर। ए कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉल करेगा। ये तीनों प्यारे प्यारे चैप्टर ए कैटेगरी में जाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मजाक है, बजटरी कंट्रोल मजाक है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो मार्जिनल चैप्टर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके संभालना पड़ेगा, इसलिए इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा लेते हैं टीचर। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल ग्राउंड्स पे जाता है ये चैप्टर। इस वजह से अगर आप इसको मैनेज कर लो तो फिर ए कैटेगरी में इतने चैप्टर आपके फॉल कर रहे हैं, बचे हुए सारे चैप्टर्स बी और सी कैटेगरी में एज द केस में भी चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की स्ट्रैटेजी बना के चलोगे। और जो चैप्टर्स मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए वो तो आप सपने में भी मत सोचना कि आप एग्जाम में छोड़ के जाओगे। ठीक है, सपने में भी मत सोचना, अदरवाइज आप अपने अटेम्प्ट को न्योता दे रहे हो, आजा बेटा आजा मेरा अटेम्प्ट लग जाएगा, ऐसा आप कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिकॉज देयर इज मेजर चेंजेस, तो इसलिए इस पे थोड़ा सा मैं डिटेल में और बात करता हूं। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो आपका न्यू पोर्शन ऐड हुआ है उसमें जो पहला पोर्शन है 1.1, पहले आप ये समझो मॉड्यूल 1 टोटल 15 मार्क्स का वेटेज कवर कर रहा है। मैंने ये जो ग्रीन कलर से लिखा है ना, ये मेरे हिसाब से एबीसी एनालिसिस की रैंकिंग है कि आपका जो मॉड्यूल नंबर 2 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, इसके अंदर 3 चैप्टर कवर होते हैं। ये आपको 10 मार्क्स देके जाएगा विद लीस्ट पॉसिबल मेहनत। लीस्ट पॉसिबल मेहनत क्यों? क्योंकि देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक नया टॉपिक आता है इंटर में, एकोमोडेशन बिल। अब अगर आपको पता है एकोमोडेशन बिल, तो मैं आपको फाउंडेशन में ही पढ़ा देता हूँ। उसके बाद अब इंटरमीडिएट में आपको पढ़ना है। हाँ जी, देखो अब आपको इंटरमीडिएट में ये पढ़ना है फिर से
हाँ, रिवीजन ही करना है बेसिकली। और प्लस आपका कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर तो सेम है फाउंडेशन वाला। तो ये वाले जो यूनिट है यहाँ पर आपको बहुत कम मेहनत करके 10 मार्क्स तो पक्का पक्का मिल जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इस यूनिट्स के अंदर भी सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर का एकोमोडेशन बिल। अगर ये आपको आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 10 मार्क्स मिल जाने वाले हैं, वही 6-8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और फिर अगेन एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट कैन टेस्ट एनीथिंग अंडर द बुक। इंस्टीट्यूट एमसीक्यू 30 मार्क्स का दे रही है, उसके पीछे रीजन है कि इंस्टीट्यूट चाहती थी कि बच्चे ना ये एबीसी एनालिसिस करना बंद कर दे। हम अब कहीं से कुछ भी पूछेंगे और आपको बनना चाहिए, हम कहीं से कुछ भी पूछेंगे आपसे और आपको बनना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट की ये अप्रोच थी, इसी वजह से उन्होंने एमसीक्यू लेके आया 30 मार्क्स। तुम स्ट्रैटेजी नहीं समझते हो यार इंस्टीट्यूट की, क्या बोलूं मैं, बताओ। अब दूसरी बात, सेकेंड रैंक में मैंने यहाँ पर रखा है आपके मॉड्यूल नंबर 1 को। मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर बेसिक बेसिक बातें हैं, और वो बेसिक बेसिक बातें आपने 11th में भी पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है, फाउंडेशन में भी पढ़ी है, विंटर में भी पढ़ रहे हो, और 15 मार्क्स देके जाएगी वो बेसिक बेसिक बातें। कौन सी बेसिक बातें हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का वेरी फेवरेट क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हर अटेम्प्ट में आता है, हर अटेम्प्ट में मुंह उठा के आ जाता है। वो एक क्या बोलते हैं, अनवांटेड रिश्तेदार होते हैं ना, जो हर ओकेजन में आपके घर में टपक जाते हैं। आप बोलते हो ये क्यों बार बार आते हैं, अपने घर में क्यों नहीं रहते, वही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बस फर्क इतना है, अनवांटेड रिश्तेदार को देखकर आप दुखी होते हो, पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आप एग्जाम में देखकर खुश होते हो। क्यों? क्योंकि आप पढ़ के गए हो, और हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट आता है। 10 में से 9 अटेम्प्ट मान लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको पक्का दिखेगा। दूसरा, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या तो अकेला क्वेश्चन आएगा, या तो एमसीक्यू में आएगा, और या तो बड़े क्वेश्चन का छोटा पार्ट बन के आएगा, पर आएगा जरूर, पर आएगा जरूर। और इस इंडिविजुअल एडजस्टमेंट की 2 से 3 मार्क्स होती है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में, और अगर सेपरेट क्वेश्चन आ गया तब तो बात ही निराली है। तो ये दोनों तो भाई एकदम लटक के आते हैं हर अटेम्प्ट में, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मुझे अब लगता है न्यू सिलेबस के अंदर इंस्टीट्यूट विल टेस्ट योर बिल्स, सॉरी, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, बीआरएस इंस्टीट्यूट आपसे टेस्ट करेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो यू कैन फोकस ऑन दिस टॉपिक एज वेल। और बाकी सब बेसिक बेसिक टॉपिक है, मैं आपको फटाफट बताता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। 4 फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग से आप एक थ्योरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन से यू कैन एक्सपेक्ट एमसीक्यू, नॉट मोर देन दैट। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज फाउंडेशन इंस्टीट्यूट सफिशिएंटली टेस्ट कर चुके हैं आपसे वाला टॉपिक। तो अगेन दे आर नॉट गोइंग टू टच इट अगेन एंड अगेन विद द सेम डिफिकल्टी लेवल इन इंटरमीडिएट एज वेल। सो आई डोंट थिंक इट्स दैट इंपॉर्टेंट। बाकी चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स और कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर is a new topic and again a relevant topic for theory point of view. So I think one theory question you are going to expect from this topic as well. Okay, then coming to the next module number 3. Module number 3 I have given 4th rank because, okay, let's go to the 3rd rank first. 3rd rank is your accounting standard. Accounting standard is new for you, but it's very easy. Okay, so you can expect one theory question, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली एक थ्योरी का क्वेश्चन अगर यहां से बनना चाहे तो बन सकता है, गैप एएस और कन्वर्जेंस ऑफ इंड एएस वाले टॉपिक से। बट ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर मैं दूंगा एएस वाले टॉपिक को। 20 मार्क्स का टोटल कवरेज है इस मॉड्यूल का। अब 20 मार्क्स में आपको मेजॉरिटी पार्ट आपको एएस से ही पूछा जाएगा, मान के चलो 15-16 मार्क्स का। ठीक है, जहां पर देखो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट अगर 3 एएस है जो इंस्टीट्यूट एग्जाम में टेस्ट करेगा आपसे, वो है गवर्नमेंट ग्रांट्स, बोरिंग कॉस्ट और टैक्सेस ऑन इनकम, जो कि मैं पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, कि ये 3 एएस को इंस्टीट्यूट ने जब भाई पुराने सिलेबस में भी जहां पर भी बैठे हुए थे, ये तुम्हारे सिलेबस में है ना, न्यू सिलेबस में हमेशा से इंपॉर्टेंस दी है। दूसरा, मैं इस वाले एएस को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पर इंपॉर्टेंस दी है ब्रांच अकाउंट के अंदर फॉरेन ब्रांच को। फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट पूछेगी तो यहां पर आपसे वो ये वाला एएस टेस्ट नहीं करेंगे, एएस 11। क्यों? क्योंकि एएस 11 के अंदर जो बातें की गई है वो फॉरेन ब्रांच में यूज हो जाएंगी। तो वहां पर जब इंस्टीट्यूट आपसे एक बार टेस्ट कर चुकी है तो यहां पर रिपीटेशन नहीं करेंगे सेम पेपर के अंदर। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि अलग अलग अटेम्प्ट में अलग अलग तरीके से इंस्टीट्यूट इस दोनों चीजों को टेस्ट कर सके आपसे, पर नॉट इन द सिंगल अटेम्प्ट। ओके, दूसरा पीपीई अपने आप में थोड़ा रिलेटिवली इजी एएस होता है, और एएस 1 तो कुछ खास ही नहीं है। ठीक है, डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट एएस आपके ये बन के आते हैं। अगेन दिस इज ए कैटेगरी बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बी एंड सी कैटेगरी। ओके, दिस इज सी कैटेगरी। उसके बाद आ जाओ, 15 मार्क्स आपको ये वाला पोर्शन देके जाएगा जिसको मैंने 5th रेटिंग दिया, लेकिन लेट्स कम टू द 4th रेटिंग। तो 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एबीसी एनालिसिस है ना, 1 2 3 4 5 6। तो 4th सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल नंबर 3, जहां पर आपको पढ़ना है सोल प्रोप्राइटर की फाइनल अकाउंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एक नया टॉपिक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आई थिंक 11th में कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, पर यहाँ पर थोड़ा फ्रेशली पढ़ना है आपको। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। इसके भी क्वेश्चन अब इंस्टीट्यूट बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो इसको भी आप मार्क कर सकते हो। ऑरेंज मार्किंग का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से आने वाले अटेम्प्ट में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है,
दूसरा, इंस्टीट्यूट के सबसे फेवरेट क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो इंस्टीट्यूट एनपीओ टेस्ट करती है जब भी, तब इंस्टीट्यूट यही बोलती है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखाओ यूजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। और दूसरा तुम्हारा जनरल कैटेगरी वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो इन जनरल जो इनकम एक्सपेंडिचर और फिर आपको वो बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाता है, वो वाला क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी वही क्वेश्चन आता है विद वही रिपीटेटिव नेचर के एडजस्टमेंट्स, वही बार बार सेम टाइप के एडजस्टमेंट्स इंस्टीट्यूट टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें अब क्या ही मसाला लेके आएंगे। ठीक है, तो दिस इज योर फोर्थ इंपॉर्टेंट, और इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत ईजी हो जाता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बस एक नया चैप्टर आपको पढ़ना है तो 20 मार्क्स आपको देके चला जाता है। इसका भी आरओआई बहुत हायर साइड पर है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट में बात करूं तो 4 बड़े दिग्गज चैप्टर है यहाँ पर, और ये आपको सिर्फ 15 मार्क्स देके जाता है, तो इसीलिए ये 5th नंबर पर है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े चैप्टर हैं और मात्र 15 मार्क्स देके जा रहे हैं, तो क्या मजा आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें से 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनका इंस्टीट्यूट बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला ये है लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग का क्वेश्चन जो मॉड्यूल में दिया है वैसा सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बार बार एग्जाम में पूछ रहे हैं, और मैंने जो अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन कराया था, सीए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन था, वो वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछ सकते हैं। तो वो 2 टाइप के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, दैट्स इट, यू आर डन विद द लीज। देन इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक, अगेन इसका क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता है विदाउट अ गैप, हर अटेम्प्ट में आता है इसका क्वेश्चन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद ब्रांच और डिपार्टमेंट अकाउंट में से किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ठीक है, किसी एक चैप्टर का, दोनों चैप्टर का नहीं आता है यहाँ पर। ब्रांच के अंदर भी 3 मेथड है, तीनों में से कोई भी आ सकता है। और हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सेल भी आपको देखने को मिलता है कभी कभी, नॉट फ्रीक्वेंटली। ठीक है, मतलब समझो 10 में से 7-8 अटेम्प्ट में हायर परचेज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और इन दोनों में से किसी एक का ही क्वेश्चन आता है। इन टोटल 15 मार्क्स का ही वेटेज है। कभी कभी इंस्टीट्यूट इसको 20 मार्क्स 22 मार्क्स तक भी एक्सटेंड कर लेते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये सारे मार्क्स जो यहाँ पर दिए हैं ये एवरेज मार्क्स है। 20-22 मार्क्स तक भी इस मॉड्यूल को खींचा जाता है कभी कभी। मॉड्यूल 5, 6, 7, 8 चारों को मिलाकर, सेक्शन नंबर ई जो है आपका, इन चारों को मिलाकर 20-22 मार्क्स तक भी एक्सटेंड हो जाता है कई बार। क्योंकि मान लो लीज का क्वेश्चन आ गया, इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन आ गया, 11 मार्क्स तो यही कवर हो गए, 11-12 मार्क्स। फिर उसके बाद मान लो ब्रांच का क्वेश्चन आ गया 8 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स यही कवर हो गए। 2 मार्क्स का एमसीक्यू आ गया, 22 मार्क्स हो गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये मार्क्स एवरेज मार्क्स है, ये बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने कहीं पर राइटिंग में गारंटी नहीं दी आपको कि हम इतने ही मार्क्स का पूछेंगे, ज्यादा मार्क्स का भी पूछ सकते हैं, कम मार्क्स का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर सेक्शन नंबर ई। और फाइनली आपका है सेक्शन नंबर डी, दैट इज होल ऑफ अ पार्टनरशिप। पूरा पार्टनरशिप करने के बाद इंक्लूडिंग बेसिक्स जो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, बेसिक्स भी करना पड़ता है, क्योंकि कई सारे बच्चों को पार्टनरशिप का बेसिक्स ही नहीं पता है। तो पहले बेसिक्स करोगे, फिर ये सब करोगे, इतना करने के बाद आपको ये सिर्फ 20 मार्क्स देके जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको 6th पोजीशन पे रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसको छोड़ के जाना है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको लास्ट में कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और सिर्फ 20 मार्क्स देके जा रहा है आपको। ठीक है, तो एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछे गए हैं पास्ट अटेम्प्ट्स के अंदर। अब आने वाले अटेम्प्ट्स में मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि 20 मार्क्स का वेटेज है, तो इंस्टीट्यूट एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन और एक एमसीक्यू तीनों पूछ सकती है आपसे। तो वहां पर इंस्टीट्यूट आपसे जेएलपी और एलएलपी के कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो नए टॉपिक्स हैं, तो नए टॉपिक्स के वेटेज अपने आप में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जेएलपी और एलएलपी वाले टॉपिक्स आपको इंस्टीट्यूट डेफिनेटली यहाँ पर टेस्ट कर सकती है, ये मेरा मानना है। और बाकी सारे सबऑर्डिनेट टॉपिक्स आपको अच्छे से करके आने हैं। डिसोल्यूशन के अंदर भी आपको पता है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब, और वहां पर भी गार्नर वर्सेस मरे, ये सब चीजें आपको अच्छे से करनी है पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आते हैं जो कि इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं। और इसके अलावा गुडविल वैल्यूएशन वगैरह तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आपको सीखना ही है। मेन क्वेश्चन में भी काम आता है और अलग से क्वेश्चन आए तो भी काम आ सकता है। ठीक है, बाकी पार्टनरशिप एज अ होल बहुत बड़ा पैकेज बन के आता है, और इतना बड़ा पैकेज है और 20 मार्क्स का है, इसलिए मैंने इसको 6th पोजीशन पे रखा है, मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एबीसी एनालिसिस। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड चैप्टर है वो तो आपको कतई छोड़ के नहीं जाने एग्जाम में। ऑरेंज कलर वाले आने वाले अटेम्प्ट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, और बचे हुए कैटेगरी बी और सी में आप उसको डिफाइन करके अपने हिसाब से प्रिपरेशन करोगे। मुद्दा ये है बच्चों कि अभी ना जितना डायनामिक्स चल रहा है अभी एग्जाम में, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए एग्जाम में। हर टॉपिक आपको करना चाहिए, पर डेफिनेटली आप हर टॉपिक को एकदम पावरफुल नहीं कर सकते हो, तो आप उसको कैटेगरी वाइज बांट सकते हो कि दिस इज अकॉर्डिंग टू मी एन ए कैटेगरी और बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। अकॉर्डिंगली आई विल प्रिपेयर 100% फॉर ए एंड बी कैटेगरी, एंड फॉर द सी कैटेगरीज आई विल प्रिपेयर 70-80%। इस तरीके से आपकी अप्रोच होगी तो आई थिंक फ्रूटफुल होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि 100% सिलेबस वैसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि 8 सब्जेक्ट का 100% सिलेबस एकदम रट्टा ज्ञान हो जाए, पॉसिबल भी नहीं है। पर ये एबीसी स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग करने में कि कौन से चैप्टर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं।
हमारे एग्जाम में। होप्स आपको चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।